ये मेरा धनुष है, अश्वत्थामा का धनुष, जिस पर खुद द्रोण ने प्रतिज्ञा चढ़ाई थी। लेकिन आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मरोड़ दिया अपने धनुष को, कुचल दिया। कुचले हुए सांप सा भयावह, किंतु शक्तिहीन। ये है मेरा धनुष, जैसे है मेरा मन। अब किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का? इस भयानक मन में मैं कैसे भूल सकता हूं युधिष्ठिर की वो घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? तुम अचानक आइए ना, बैठिए। विश्वास नहीं था। ये लीजिए। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। और आप? इस पुराने मंच जैसा, धूल से सना, बिल्कुल सूना। तुम सामने बैठे थे? हाँ, बस आपको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता था। तो फिर क्या देखा कि मैं कितना कमजोर हो गया हूं? नहीं गुरुजी, बल्कि देखा कि कितना कुछ सीखना बाकी अभी आपसे। आप हर शाम यहीं बिताते हैं? मेरा बस चलता तो मैं पूरा दिन यहाँ बिताता, पर क्या करूं, काम काज इतने हैं। सवेरे मंदार मेरा पोता है, उसे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। वापस आकर मैं विजय के लिए खाना बनाता हूँ। साफ सफाई में दोपहरी हो जाती है। 12 बजे मंदार को स्कूल से लेकर आता हूँ। सारी दोपहरी उसको होमवर्क कराने में चली जाती है। शाम को उसका ट्यूशन होता है। उसको ट्यूशन पर छोड़कर मैं सीधे यहाँ चला आता हूँ। 8:30 बजे उसका ट्यूशन खत्म होता है। 6:30 से 8:30 सांसें तो 24 घंटे लेता हूँ, पर जीता 2 ही घंटे। अरसे बाद आपको परफॉर्म करते हुए देखा है, पर मेरे मन में अभी भी वही सवाल है। आप जो भी कैरेक्टर निभाते हैं, उसमें इतनी डेप्थ कहाँ से लाते हैं? मेरा जवाब आज भी वही है। मैं जो भी कैरेक्टर करता हूं, उसे अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थामा, मैंने अनगिनत कैरेक्टर किए हैं, लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैं अपने बहुत करीब पाता हूं। उसकी वही पीड़ा, आक्रोश, बेचैनी और लाचारी, और तो
उसे भी धोखा देकर परास्त कर दिया गया। आप नाराज हैं मुझसे? अरे रुकिए, मैं देखता हूँ। किसका है? विजय। विजय का? जल्दी लाओ। हाँ हाँ विजय, हाँ मैंने बिजली का काम करवा लिया है। प्लम्बर को बुला लिया था, उससे नलके का काम करवा लिया। 200 रुपये मांग रहा था, तोल मोल करके 180 रुपये में सेटल कर दिया है। सब्जी कौन सी खाओगे? भिंडी की? ठीक है। हाँ मैं मंदार को 8:30 बजे ले आऊंगा। नहीं बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, हाँ मैं फोन रखता हूँ। कमाल है, ये नाटक आपने अभी तक संभाल कर रखे हैं। ये कहना बेहतर होगा कि नाटकों ने मुझे संभाल कर रखा है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तुगलक, आफत में जान। आधे अधूरे कुछ याद है आपको? कैसे भूल सकता हूँ हमारी वो पहली मुलाकात, जब गांव का एक नौसिखिया लड़का, जिसे कुछ आता जाता कुछ नहीं था, घमंड बहुत था, वो सीधा मेरे पास आया। अरे भाई साहब, इतना अंधेरा कहाँ है? ओ दाढ़ी वाले भाई साहब, हाँ दाढ़ी वाले भाई साहब, तुम्हें अरे इतना अंधेरा कहाँ है इधर? आराम से। लेकिन हो कहाँ रहा है इधर? नाटक चल बा, लेकिन कोई दिख तो रहा ना है। अभी आएंगे क्या? अरे बड़ा अच्छा खासा बना रखा है यहाँ तो। ऐसा ही होएगा जी। वो हम हैं, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर बखरा साहब ने भेजा है। वो कह रहे थे आपको कौन हीरो की तलाश है। हीरो नहीं, एक्टर चाहिए। हाँ वही हो, बताए अंदर आने। आ जाओ। किंतु बत्रा ने ये नहीं बताया कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ। झूठ नहीं बोलेंगे, बताया तो था, लेकिन आज वो हमारे लल्लन का जन्मदिन था ना। लल्लन हमारा एक ही दोस्त है यहाँ पर। हम तो उससे बोले कि आज वो हमारा रिहर्सल बा, लेकिन वो बोला रिहर्सल तो रोज रोज होगा, दोस्त का जन्मदिन रोज रोज नहीं होगा, इसलिए इतनी लेट हो गई। ठीक है। रहते कहाँ हो? यही ईस्ट दादर ईस्ट। मुंबई में कब से हो? यही करीबन 10-5 दिन से। ये क्या कर रहे हो? गुटखा। गुटखा बिल्कुल नहीं, ये रिहर्सल है, स्टेज है। स्टेज का आदर करना सीखो और आगे से ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं लाना है यहाँ, समझे? कभी नाटक वगैरह किया है? बचपन में, अरे रामलीला में वानर सेना में वानर का रोल किया था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जाहिर है तुम फिल्मों में हीरो बनने आए हो, तुम नाटक से तुम्हें क्या मिलेगा? अरे नाटक वाटक से हमें कहाँ मिलेगा, हम भी यही कहते हैं। ये नाटक वाटक सब छोटी चीज बा, पर वो बत्रा साहब बोले कि नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो बत्रा साहब एक और बात बोले, नाटक वो कहा कहते हैं फिल्मा में डायरेक्ट एंट्री है इनसे, लेकिन वो सटिया बुढ़ा सटिया गया है, उसे ही ना मालूम कि अपन पर सब आवत है। सब कुछ आता है? हाँ सब आवत है। क्या बात है, लो पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट है ना, अल्लाह ये पेन दीजिए, अभी साइन करके दें। नाटक की स्क्रिप्ट है जो तुम नीचे बैठकर पढ़ोगे। और हाँ, आवाज ऊंची रखना, ये थिएटर है, तुम्हारा सिनेमा नहीं। आधे अधूरे, लेखक मोहन राकेश और सलीम जावेद जैसा जोड़ी है क्या? नहीं है।
बिना सरनेम के आधा अधूरा नाम है, इसलिए आधे अधूरे नाटक लिखे जा रहे हैं ना। अरे ऐसे घूरिए मत, पढ़ रहे हैं भाई। फिर से एक बार वही शुरुआत, फिर से शुरुआत नहीं, शुरुआत। शुरुआत शुरुआत। शुरुआत शुरुआत नहीं, शुरुआत। अरे वही तो बोले थे, शुरुआत। अरे शिरोमणि में जो श लगता है वो बोलिए, शिरोमणि का श। शिरोमणि वाला से। शिरोमणि नहीं, शिरोमणि। शिरोमणि। अरे तुम सबूत का स बोल रहे हो और मुझे शिरोमणि वाला श चाहिए। शिरोमणि वाला से। श। अरे आप जो सब बोल रहे हैं सारे जबान से निकल ही ना रहा। पर तुम्हें तो सब कुछ आता है, हैं? चलो आगे बढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, कि मैं कौन हूँ। ठीक से पढ़ो। तुम एक शब्द छोड़ रहे हो इसके अंदर, इसमें है आशा, वो शब्द नहीं पढ़ रहे हो तुम जानबूझकर। हाँ, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे हैं। आशा नहीं, इट्स आशा। श। समझ रहे हो ना? दोबारा वही गलती कर रहे हो, समझे? आशा। स नहीं, श। तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, सब कुछ आता है तो बोलो, श बोलो। सा। स और श में फर्क पता नहीं। चलो मुरारी हीरो बनने, चलो आगे बढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप। क्या हुआ, इतना धीमे क्यों हो गए? जोर से बोलो। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे हैं, कि मैं कौन हूँ। हूँ नहीं, हूँ। ध्यान से देखो, है के ऊपर बिंदी होगी और नेजल साउंड आएगा। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे अरे हैं। क्या हुआ, पसीने क्यों छूट रहे हैं? आवाज इतनी धीमी क्यों हो गई? क्या हुआ? अरे तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, जोर से बोलो। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे हैं। रे, एक सेकंड। ये इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? मंत्र सप्त। मंदिर सब हाँ। उगावत है। अरे क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हें तो सब कुछ आता है ना। हाँ, हमें कछु नहीं आवत। क्या बोला, सुनाई नहीं दिया? हमें नहीं आवत, हमें कछु नहीं आवत। ठीक है, माफ करना, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता था कि अगर घमंड की चादर ओढ़े रहोगे तो किसी भ्रम में जीते रहोगे। ठीक है, चल कर दिखाओ। चल कर? हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो एक बात याद रखना, थिएटर में चाल किरदार के हिसाब से होती है। किरदार अलग तो चाल अलग। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक बार चल कर दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन पहले ये देख लो कि अगर जिस दिशा में आपको जाना है तो उस दिशा का पैर पहले आना चाहिए। मसलन कि अगर आपको दाईं ओर जाना है तो दायां पैर पहले आना चाहिए, अगर बाईं ओर जाना है तो बायां पैर पहले आना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें आराम से चल कर दिखाता हूँ, ऑब्जर्व करना। चलो एक मिनट, मैं तुमको ये तो बताना ही भूल गया कि थिएटर के अंदर आई लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जब भी चल रहे हो, जब भी बात करनी तो आप अपने आई लेवल से करेंगे। ये जो तुम नीचे देख कर चल रहे थे ना, तो थिएटर में ना तो नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, हमेशा अपने आई लेवल पर। और जब भी ऑडियंस से बात करनी है तो उनके साथ आई कांटेक्ट बना कर, आंखों में आंखें डालकर बात
समझे? ठीक है बैठो। हाँ। बोलो श। सर। स नहीं श। स नहीं स। देखो जब श बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, ठीक है? इसलिए बोलो श। स। श। स। श। स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब पूरा वाक्य बोलो। फिर से एक बार वही शुरुआत। वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छे। कीप इट अप। अरे तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? माना कि तुम्हारी आवाज आखिरी रो तक जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो उस हिसाब से तो ये पहली रो वालों के कान के पर्दे फट जाएंगे। देखो अभिनय में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक वेरिएशन और दूसरा है वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर एक ही सुर में डायलॉग्स बोलते रहोगे तो ऑडियंस बिल्कुल बोर हो जाएगी, इसलिए वेरिएशन देना सीखो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि किसी एक डायलॉग को हम किस किस तरह से बोल सकते हैं। बोलो कोई डायलॉग बोलो। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो? तो हम कितनी तरीके से जो है एक ही डायलॉग को बोल सकते हैं, ठीक है ना? और दूसरी चीज है वॉइस मॉड्यूलेशन। थिएटर हमेशा गले का खेल नहीं है, पेट का भी है। पेट से आवाज निकलती है। नहीं समझ आया? लंबा गहरा सांस लो और डायलॉग बोलो। कहां जा रहे हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। हाँ सर, जो कुछ भी सीखा है ना गुरुजी, सिर्फ आपकी बदौलत। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। नहीं नहीं गुरुजी, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, आपकी भी। अरे खैर छोड़ो उस बात को। देखो आज जब शाम को आओगे तो आषाढ़ का एक दिन की स्क्रिप्ट लेते आना। मैं तुम्हें कालिदास का कैरेक्टर दे रहा हूँ। कालिदास? हाँ। लेकिन इतना मुश्किल किरदार हमसे हो पाएगा? तुम्हारी यही बात तो तुम्हें दूसरों से जुदा करती है। कितना कुछ सीख गए हो, लेकिन फिर भी कोई घमंड नहीं है। अपने आप को नौसिखिया समझते हो। किरदार को न्याय सिर्फ तुम ही दे पाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और बरखुरदार, ये रवैया हमेशा रखना, क्योंकि ज्ञान एक विशाल समंदर है। इसमें उत्सुक होकर रोज गोते लगाओगे तो हर रोज एक नया मोती मिलेगा। और अगर सिर्फ किनारे पर ही बैठे रहोगे तो रेत। तो रेत और पत्थर ही नसीब होंगे। पर मेरा सवाल आपसे एक हमेशा रहा गुरुजी। मेरा रवैया, मेरा हुलिया, मेरी जबान सब एक जानवर से भी बदतर थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया। मुझे तुम्हारी एक बात बहुत पसंद है, ईमानदारी। वो रिहर्सल का पहला दिन था, तुम लेट हो गए थे। तुम्हें मालूम था कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं। तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हारी जगह अगर कोई होता तो वो इस डर के कि पहला इंप्रेशन खराब ना हो जाए जरूर कोई बहाना बना देता, लेकिन तुमने एकदम साफ साफ सब कुछ कह दिया। ईमानदारी और साहस। कलाकार अगर इमारत है
तो ईमानदारी और साहस उस इमारत के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना इमारत तिनकों की तरफ बिखर जाती है। साहब, आप मेरी फिल्में देखते हैं। आप अब भी नाराज हैं मुझसे। आखिर कब तक नाराज रहेंगे? क्या तेरे की, हर रोज छाता लेकर आता था, एक बूंद बारिश की नहीं होती थी। आज छाता नहीं लाया तो झमाझम बारिश हो रही। कितना अच्छा होता अगर आदमी और मौसम बोलकर बदलते तो। मुझे नहीं लगता मैंने जो कुछ भी उस दिन कहा था या किया था वो गलत किया था। तुम जब भी झूठ बोलते थे ना तो अपनी नाक ऐसे सहलाते थे। मैं सच कह रहा हूँ। I don't regret my decision. गुड, वेरी गुड। आप अब भी नाराज हैं मुझसे। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। गुरुजी, आप जब भी झूठ बोलते थे ना तो अपनी आईब्रो खुजाते थे। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जैसे हम एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को अंधेरे में ढकेल रहे हो। लेकिन आज तो मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा, और जब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे सच बता नहीं देते। सुना आपने? विजय, मैं जा रहा हूँ। नहीं पापा रुकिए, आज तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। पापा रुकिए, इट्स माय बर्थडे टुडे। बेटा समझने की कोशिश करो, अगले महीने शो है और जिस लड़के को मैंने कालिदास का किरदार दिया वो एकदम नया है, काफी पॉलिशिंग करनी है। पापा, जिस तरीके से आप थिएटर को पॉलिश करते हैं, काश उसी तरीके से आप निजी रिश्ते को भी पॉलिश कर पाते। बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? पापा, सिर्फ एक दिन के लिए कि आप डायरेक्टर का लिबास उतार कर पिता का लिबास नहीं पहन सकते। विजय, बरसों पहले ऐसी जिद तुम्हारी माँ ने भी की थी। हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। उसकी जिद की वजह से मैं रिहर्सल पर नहीं जा पाया था। हम होटल में गए, वहाँ हमारे बहुत से दोस्त आए थे और हमने बड़े धूमधाम से अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट की। मगर सेलिब्रेशन के दौरान मुझे खबर मिली कि हमारे गुरुजी के बेटा और बहू कार एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन गुरुजी रिहर्सल पर मौजूद थे। मैं स्तब्ध रह गया। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन वो रिहर्सल पर मौजूद थे। और मैं अपनी शादी की पहली सालगिरह धूमधाम से मना रहा था, जिसकी वजह से मैं रिहर्सल पर नहीं गया। बेटा, मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं अपनी निजी जिंदगी का साया थिएटर पर कभी भी नहीं पड़ने दूंगा। पापा, आपकी निजी जिंदगी का साया थिएटर पर तो नहीं पड़ता, पर थिएटर का साया आपकी निजी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। बेटा समझने की कोशिश करो तुम। सारे बच्चे नए हैं, अगर मैं लापरवाह हो गया तो उन पर क्या असर पड़ेगा, उन्हें क्या सबक मिलेगा? और यही सबक वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे और आने वाली पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को देगी। अगर यही सब चलता रहा तो फिर थिएटर का भविष्य तो कभी भी सुनहरा नहीं हो पाएगा। आपको थिएटर की भविष्य की पड़ी है, पर यहाँ अपने बेटे के वर्तमान की जरा भी नहीं पड़ी पापा आपको। बेटा, अंग्रेजी में एक कहावत है, What cannot be cured must be endured। मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, मैं देर से आऊंगा। पापा, अंग्रेजी में एक और कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। लौट आइए पापा, पापा लौट आइए, लौट आइए।
अरे अरे ये दरवाजे क्यों बंद कर दिया? अरे दरवाजे क्यों बंद कर दिया? अरे अरे मैं कहता हूँ मेरा जाना बहुत जरूरी है, दरवाजा खोलो। अरे मैं कहता हूँ अरे मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम समझने की कोशिश करो। अरे अरे ये जाना जरूरी है। लौट आइए गुरुजी, लौट आइए। वहां जाने से कोई फायदा नहीं। मैंने अपने बॉडीगार्ड से पहले ही कह दिया था वो बाहर से ताला लगा दे, और जब तक ना खोले, जब तक मैं इशारा नहीं कर देता। लौट आइए गुरुजी, लौट आइए। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह से कैद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कैद नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा कैसा पागलपन है? अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो क्या? ये दरवाजा खुलवाओ, मैं कहता हूँ दरवाजा खुलवाओ जल्दी। पागलपन? 2 मिनट में आपका दिमाग फटने लगा, और जो 10 साल से मैं कैद हूं, जंजीर बनकर जकड़ रखा है इस सवाल ने। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो आप मुझसे इतना खफा हैं? रहने दीजिए गुरुजी, रहने दीजिए। वैसे इस वक्त हम दोनों कैद हैं। आपकी कैद जिस्मानी है तो मेरी दिमागी, और ये दिमागी कैद बहुत खतरनाक होती है। जिस्मानी कैद में तो आप एक काल कोठरी में बंद रहते हैं, लेकिन दिमागी कैद में तो ये दुनिया ही काल कोठरी बन जाती है। कहीं सुकून नहीं मिलता। आप मुझे रिहा कर दीजिए, मैं आपको रिहा कर दूंगा गुरुजी, प्लीज गुरुजी प्लीज। अरे तुम समझने की कोशिश करो, मुझे मंदार को ट्यूशन से लेके जाना होता है। अरे तुम पता भी है कि मंदार का ट्यूशन कहाँ है? अरे बहराम बाग के बगल में एक पुरानी और झुकी हुई इमारत है, धीरज अपार्टमेंट्स, उसके 4थे माले के ऊपर उसका ट्यूशन सेंटर है। अरे बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है। अरे शुरू में तो मंदार के हाथ थाम कर मैं वहां चला जाया करता था, लेकिन 4था माला चढ़ते चढ़ते मेरे घुटने जवाब दे देते थे। लेकिन मैं अपने चेहरे पर मुस्कान वही रखता था, ताकि मंदार को बिल्कुल भी गिल्ट फील ना हो। लेकिन ना मंदार सब भाप जाता था। कहते हैं ना, जो रुदन सुनाई और दिखाई नहीं देती, वो सामने वाले के हृदय को स्पर्श कर जाती है। मंदार को भी कर गई। कुछ दिन बाद उसने मुझे सीढ़ी चढ़ने से साफ मना कर दिया। वो खुद सीढ़ी चढ़कर जाता है, और ऊपर पहुंचने के बाद ट्यूशन वाले टीचर के घर की बालकनी से मुझे गुड बाय करता। A kind of confirmation that I have reached safely. लेकिन जब तक वो 4 माला पहुंचता, जानते हो मैं क्या करता था? मैं टकटकी लगाकर उन सीढ़ियों की तरफ देखता रहता था। लोग सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। सीढ़ी क्या है? एक निर्जीव वस्तु जिस पर लोग पैर मूंद कर आगे बढ़ जाते हैं अपनी मंजिल की ओर, और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। नो इमोशनल कनेक्ट एट ऑल। इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना एक मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। और ये सब सोचने के बाद मेरे जहन में एक तस्वीर आती है, और वो तस्वीर तुम्हारी है। तुमने थिएटर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं था, कोई जरिया नहीं था। हाँ, तुमने थिएटर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जिस पर पैर रखते वक्त तुमने थिएटर की पवित्रता और भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा।
सिर्फ मंजिल, और मंजिल को पाने के बाद तुमने हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ लिया दारा शिकोह ने हमसे। मैंने कहा था ना वो काफिर निकलेगा, लेकिन ये औरंगजेब अभी हार नहीं मानेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? हैं ना डायलॉग डिलीवरी है, ना कोई मूवमेंट है, ना इमोशंस हैं, कुछ भी तो नहीं है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूँ। थिएटर छोड़ना चाहता हूँ? थिएटर क्या कोई बगीचा है? जब मन किया आ गए और जब मन किया छोड़कर चले गए? अरे थिएटर की तुलना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से की गई है, क्योंकि इसके लिए समर्पण, निस्वार्थता और बलिदान की आवश्यकता होती है। मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जो आप मुझे जबरदस्ती रोक सके। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया? ये भाषा तो तुम्हारी नहीं हो सकती। किसने उकसाया तुम्हें? अरे मैं क्या कोई खिलौना हूं जो कोई चाबी भरे और नाचने लगूं? एक दिन वे काया कल कैसे हो सकती है? कल तक तो तुम... अरे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा आप पर अगर आपका एक मजदूर कम हो जाए तो? मजदूर? हाँ, हम आपके मजदूर ही तो हैं जो आपकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाते उठाते दब चुके हैं। ये कैसी उल जलूल बातें कर रहे हो तुम? ये बातें उल जलूल तो लगेंगी ही गुरुजी आपको, क्योंकि आपके कानों को सिर्फ चापलूसी की आदत है। गुरुजी आप महान हैं, महान माय फुट। देखो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। ये अल्फाज तुम्हारे नहीं हो सकते। जरूर किसी ने तुम्हें भड़काया है। इतना विश्वास है गुरुजी आपको मुझ पर कि मैं ऐसा कह ही नहीं सकता मुझे किसी ने उकसाया है। अरे जो आपने यहाँ नियमों की गंद बांध रखी है ना, सांस लेना मुश्किल है। सिर्फ वही नाटक देखो जिसका मैं सुझाव करता हूँ, वही संगीत सुनो जिसका मैं सुझाव करता हूँ, वही लिटरेचर पढ़ो जिसका मैं सुझाव करता हूँ। रिहर्सल के बाद घंटों किसी फिल्म स्टार की खिल्लियां उड़ाओ और किसी नाटक के महारथी की गाथाएं गाओ। तंग आ चुका हूं इन सारी चीजों से मैं। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों से बहुत वाहियात किस्म का व्यवहार करता हूँ। और एक बात कहूं, कभी कभी सोचता भी हूं, मैं तुम्हें बांध कर क्यों रखता हूं? लेकिन फिर सोचता हूं, मैं तुम्हें खुला कैसे छोड़ दूं? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गलतियां करने और उनको सुधारने में लगाया है। तो हमें भी तो गलतियां करने दीजिए। अरे एहसास तो हो कि ये गलतियां हैं। अच्छा बुरा सही गलत अपने अनुभवों से सीखता है आदमी। आप घर से पैसे चुरा कर बंबई आए, 5 साल दारू और कोकेन में बर्बाद किए, शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी शादी की, उसके बाद भी आपने फकीरी अपनाई। अरे मैं नहीं सह सकता और अरे मैंने तुम्हें बता दिया ना मैं क्यों नाराज था। क्योंकि तुमने थिएटर को सीडी की तरह इस्तेमाल किया
इसलिए मैं तुमसे नाराज था। नहीं 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 गुरुजी नहीं, आप ये कहेंगे कि मैंने थिएटर का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और इसे मैं सच मानकर चला जाऊंगा? नहीं गुरुजी नहीं, मुझे पता है आपकी नाराजगी किसी और वजह से ही है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल किए थे वो तुम्हारे नहीं थे, जरूर किसी ने तुम्हें उकसाया था। आपको ऐसा लगता ही है ना? उस दिन के अल्फाज मेरे नहीं थे। आपका ये सोचना बिल्कुल सही है। हाँ, मुझे किसी ने उकसाया था। तो किसने उकसाया था तुम्हें? आपके सवाल का जवाब मेरे पास है और मेरे सवाल का जवाब आपके पास। और तुम मेरे सवाल का जवाब तब नहीं दोगे जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे देता। यानी कि तुम मेरी डफली बजाए तो मैं तेरा राग अलापूं। बिल्कुल। You scratch my back and I will scratch yours. Sounds more sophisticated. आप हंस क्यों रहे हैं? देख रहा हूँ गांव का एक नौसिखिया लड़का, अच्छे से कुछ आता जाता था नहीं, घमंड दुनिया भर का, जिसकी जेब में हमेशा चौरसिया छाप पीढ़ी और लवली डार्लिंग का गुटका हुआ करता था। हुआ करता था। आज सोफिस्टिकेशन की बात कर रहा है। हाँ गुरुजी हाँ। अच्छा, आओ जरा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रे 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 और भी निकलेगा। क्या है? अरे बंदर कितना भी सयाना हो जाए मगर गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। ऐसा कुछ नहीं हाँ। है। ये मेरी अगली फिल्म कावटी का रोल है, उसके लिए सिर्फ थोड़ी मेथड एक्टिंग। अच्छा, यानी कि अगर खूनी का किरदार करते तो तुम खून करते फिरते, क्योंकि मेथड एक्टिंग। अरे तुम्हारा बॉलीवुड जिस मेथड एक्टिंग की बात करता है उसे पूरा नाम भी नहीं पता, स्तानिस्लावस्की का। कौन? शाबाश, अब हुए ना तुम सुपरस्टार। इसका मतलब आपका नजरिया बॉलीवुड को लेकर अभी तक नहीं बदला। मेरी राय तो और भी मजबूत हो चुकी है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन इंडस्ट्री ने तरक्की तो की। अरे थोड़ी सी क्यों भाई, बहुत तरक्की की है। पहले तो केवल स्टोरी चुराते थे, अब तो स्टोरी, म्यूजिक, एक्टर, स्क्रीन प्ले, अरे डायलॉग्स सब कुछ चुराते हैं। और यही हाल चला तो एक दिन ऑडियंस भी बाहर से आएगी। अगर हिंदुस्तानी ऑडियंस को कोई मीडियोक्राइटी की आदत पड़ी है तो उसके लिए केवल बॉलीवुड ही जिम्मेदार है। ताली एक हाथ से नहीं बजती गुरुजी। अरे जितना इंडस्ट्री का कसूर है उतना ही या उससे ज्यादा दर्शकों का कसूर है। दर्शक चाहते हैं कि हम उन्हें मसाला फिल्में दिखाएं तो हम दिखाते हैं। अगर वही ये ऐसी फिल्मों को बॉयकट करना स्टार्ट कर दे तो हमें झक मार कर अच्छी फिल्में बनानी पड़े। उसके लिए भी बॉलीवुड ही जिम्मेदार है। अगर 100 साल तक मैं तुम्हें कचरा परोसता रहूं और फिर एक दिन एक साफ सुथरी चीज दूं तो जाहिर है कि तुम कचरा ही पसंद करोगे। बिल्कुल गुरु, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री कहती रहेगी ऑडियंस को यही चाहिए तो हम क्या करें। ऑडियंस कहती रहेगी इंडस्ट्री हमें यही देती है तो हम क्या करें। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डालते रहेंगे बस। और बॉलीवुड के एक्टर्स शिकायत करने के बजाय अफसोस करते रहेंगे। शिकायत से याद आया, आपको मुझसे क्या शिकायत थी? अरे आप बात को कैसे बदल देते हैं। आपसे सीखे कोई बात बदल दो। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने उकसाया था, उसके बाद ही मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। बता देता हूं कि मुझे किसने उकसाया था गुरुजी। मेरी बात मानो मेरे भाई, प्लीज मेरी बात मान लो। मुझे मेरे पिता को लौटा दो, इसके लिए मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा भाई। मेरी बात मान।
तुम ये क्या कह रहे हो विजय? आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है सिर्फ उनकी बदौलत, और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें धोखा दे दूं। धोखा? कैसा धोखा? क्या तुमने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? मेरे भाई उसे कलाकार की नजरों से नहीं, इंसान की नजरों से देखो, तब शायद तुम समझ पाओगे। हाँ, जानता हूं कि वो एक अच्छे दिग्दर्शक जरूर है, पर इंसान। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे वो तुम्हारे साथ कितना बेकार सलूक करते हैं। बेकार या घटिया सलूक करते तो चल जाता, पर वो मेरे साथ कोई सलूक ही नहीं करते। अगर आपके अस्तित्व का अगर कोई अपमान करे तो सहा जा सकता है, पर उसे कोई नजरअंदाज करे तो वो नहीं सहा जाता। और वो हमेशा मुझे नजरअंदाज करते आए हैं। किसके लिए? इस थिएटर के लिए। भाई, मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़ता हूं। वो दुनिया में अगर किसी भी सबसे ज्यादा चाहते हैं तो वो तुम हो। अगर तुम उन्हें धोखा दोगे तो वो ये गम सह नहीं पाएंगे, और शायद वो थिएटर भी छोड़ देंगे। तुम्हारे सामने पैर जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, मुझे मेरे पापा को लौटा दो, मुझे मेरे पापा को लौटा दो भाई, धोखा दे दो उन्हें, मेरे पापा को लौटा दो भाई, मेरे पापा को लौटा दो। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया गुरुजी, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे विजय, ये तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही है? हाँ पापा। हाँ। आज तो मुझे नींद कैसे आ सकती है अभी? पापा, आज ना एक्साइटमेंट है, आज तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। आपको मालूम भी तो है ही, मेरा एडमिशन है, वो भी केएल स्कूल में, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। पापा पापा मैं जानता हूँ, वो तो वैसे भी पुणे में है, मैं हर वीकेंड आपसे मिलने आ जाया करूंगा। बेटा वो पापा, पिछले साल ना उसका कट ऑफ 92% था। मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर से भी पास होऊंगा। पापा, सबसे बड़ी टेंशन किस बात की थी? पैसों की तो थी, जो आप ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं। बेटा, वो पैसे मैं किसी जरूरतमंद को दे चुका हूँ। क्या मतलब पापा? किसे दे दिया आपने? बेटा, उसकी जिंदगी का सवाल था। और पापा, मेरी जिंदगी का क्या? मेरे सपने, मेरा भविष्य, उसका क्या? पापा बताइए, पापा बताइए, किसे दिया पैसा आपने? पापा बताइए, मेरा अस्तित्व, मेरा भविष्य। पापा गांव में तुम्हारे पिताजी बीमार थे, इलाज के लिए उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। उधर विजय के एडमिशन की डेट निकली जा रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पैसे तुम्हें दे दिए। मैं तुमसे इसलिए नाराज था कि उसके बावजूद तुम मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें मेरे बेटे ने ही उकसाया मुझसे नाता तोड़ने के लिए। मेरे लिए आपने अपने बेटे का सपना कुर्बान कर दी। मुझसे नाता तोड़ने के बाद तुमने सीरियल में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे स्टार हो गए। तुम्हारी इस कामयाबी से मेरे बाकी के बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली और एक एक करके वो सब मुझको छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जानते हो मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? मुझे लगा कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम वो पैसे
गांव में भेजोगे, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी और तुम सारा फोकस थिएटर पर करोगे और थिएटर को एक सेवक नहीं गंवाना पड़ेगा। यानी कि मैंने जब तुम्हारी मदद की तो मेरे दिमाग में तुम नहीं, थिएटर था। मैं कितना स्वार्थी हो गया था। अगर आज मैं, तुम और विजय इस मोड़ पर खड़े हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा स्वार्थ है। अगर मैं विजय को समय देता तो शायद ये नौबत ही ना आती। अगर मैं विजय के सपनों की बलि नहीं चढ़ाता तो भी शायद ये नौबत ना आती। क्यों हम कलाकार इतने स्वार्थी हो जाते हैं और जो कलाकार कला के पीछे भागते हैं, कला के प्रेमी हैं, वो क्यों भूल जाते हैं कि परिवार को खुश रखना भी तो एक कला है। आज सबसे पहले घर जाकर मैं विजय से माफी मांगूंगा। अब वो है ना, आप एक अच्छे दिग्दर्शक। तुम पूछते थे ना कि क्या मैं तुम्हारी फिल्में देखता हूँ? हाँ, हाँ, मैं तुम्हारी सारी फिल्में देखता हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुम रियली सुपरस्टार हो। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज तुमने जो इस जगह को कैद बनाया ना, ये केवल सुपरस्टार ही कर सकता है। क्योंकि सुपरस्टार और जेल का अटूट नाता है। चलो दरवाजे खुलवाओ। अभी मंदार का ट्यूशन खत्म होने में थोड़ा समय बाकी। हाँ तब तक क्या करें? नाटक? मैं अभी स्क्रिप्ट ले आऊंगा। ठीक है, लेकर आओ। इधर बैठो। ये लो स्क्रिप्ट, जो तुम नीचे बैठकर पढ़ोगे, समझे? और हाँ, आवाज ऊंची रखना। ये थिएटर है, तुम्हारा सिनेमा नहीं। और तुम्हारा किरदार है गांव से आया हुआ एक गंवार लड़का जिसे कुछ आता जाता नहीं है और घमंडी है और ख्वाब देखता है फिल्मों में हीरो बनने के। शुरू करो। फिर से एक बार वही शुरुआत। अरे कर दी ना गड़बड़। अरे तुम्हारा किरदार है कि वो गांव से आया हुआ एक अनपढ़ गंवार लड़का। अगर वो अनपढ़ गंवार है तो उसे स और श के बारे में कैसे पता चल गया? फिर से वही शुरुआत। तो ये था हमारा नाटक दिग्दर्शक। सभी कलाकार मंच पर आ रहे हैं। एक बार अपना अपना परिचय दें। मैं रविंद्रनाथ वत्स दिग्दर्शक के रूप में मैं कौशल सुपरस्टार के रोल में। मैं राजन कुमार डायरेक्टर के बेटे के रोल में। और इस नाटक के डायरेक्टर श्री ईश्वर पाल जी, आईपी आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी की तरफ से। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइट और मुझे सारी मेहनत जो है इन कलाकारों की है। मैं तो एक थोड़ा सा गाइड करने वाला था।
लाइट पर थे श्री रमेश चतुरिया जी और म्यूजिक पर थे जीत चक्रवर्ती। अभी 4:30 बजे से हमारा एक और नाटक है भोला राम का जीत, जिसे कि ईश्वर पाल जी ने डायरेक्ट किया हुआ है। अगर समय मिलता है तो जरूर देखें।